नमस्कार, मैं मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके पहले पार्ट में मैं न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड कोपर स्टोन एज को पढ़ा चुका हूं। अगर इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ाते वक्त जब भी मैं नाम लूंगा होमो सैपियंस का, तो आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूं ह्यूमंस की, हमारी अपनी, क्योंकि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। क्या नाम है? होमो सैपियंस। हमारी ऑनलाइन क्लास, बोफोर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमारी ऑनलाइन क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर हमारे इस YouTube चैनल पर हम देते रहते हैं। कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 9958226152 पर आप मैसेज कीजिए। और 1 अप्रैल से हो रही शुरू हमारी ऑनलाइन क्लास, जिसमें लाइव क्लासेस के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और इसका जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 BC से 2500 BC से 1700 BC तक, 2500 BC से लेके 1700 BC तक। और इससे पहले जब हमने YouTube पे अपनी क्लास ली थी तो हमने आपको बताया था कि जब हम BC लिखते हैं तो पहले बड़ी संख्या और बाद में छोटी संख्या क्यों लिखते हैं, जबकि AD लिखते वक्त हम पहले छोटी संख्या और बाद में बड़ी संख्या लिखते हैं। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारी इससे पहली एंशिएंट इंडिया की YouTube क्लास जाकर देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि पहले होमो सैपियंस जंगल में रहते थे, शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ। होमो सैपियंस ने आग जलाना सीखा और आग जलाने के बाद उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू किया। टाइम जैसे जैसे बढ़ा, ओल्ड स्टोन एज से हम मिडिल स्टोन एज तक पहुंचे, तो हमने अपने लिए फार्मिंग शुरू भी कर दी। और जब हम और आगे बढ़े, न्यू स्टोन एज में पहुंचे, तो हमने होमो सैपियंस ने अपने लिए घर बनाने भी शुरू कर दिए। तो जो सबसे पहली सभ्यता मिलती है, सबसे पहली सभ्यता जो ये प्रमाणित करती है कि होमो सैपियंस ने अपने लिए सबसे पहली बार घर कब बनाए, तो वो पता चलता है कि होमो सैपियंस ने ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले अपने लिए घर बना लिए थे। ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले ही होमो सैपियंस ने अपने लिए घर बना लिए थे। और मजे की बात यह है कि इस पूरी दुनिया को घर बनाने का कंसेप्ट जो दिया, वो किसने दिया? वो दिया इंडिया ने, हिंदुस्तान ने। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, वो हिंदुस्तान के अंदर पहली बार सबूत मिले कि पूरी दुनिया में इससे पहले अपने लिए घर बनाकर कोई भी होमो सैपियंस किसी भी देश में नहीं रहते थे। अगर सबसे पहले किसी ने घर बनाने शुरू किए तो वो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि आप जंगलों से बाहर निकलो और अपने लिए घर बना के रहो। ये कारनामा करने वाले, दुनिया को लीड करने वाले हमेशा से हिंदुस्तानी रहे हैं, इंडियंस रहे हैं। ये दर्शाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो हिंदुस्तान के अंदर मिलती है। और
में 1921 में जब दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सिटी में एक पूरी सिटी को खोजा, डिस्कवर किया और यह बताया कि इस जमीन के अंदर यहां पर नीचे हड़प्पा के अंदर एक पूरी सिटी बसी हुई थी। उस सिटी का नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। उस सिटी का नाम क्या दिया गया? जो अब पाकिस्तान में है, उस सिटी का नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि ये जो हड़प्पा के अंदर सिटी मिली है, ये दर्शाती है कि ये सिटी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की है। ईसा मसीह से 2500 साल पहले जो होमो सैपियंस ने अपने लिए घर बनाए थे, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर घर बनाए थे, वो हड़प्पा में बनाए गए। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब सैनिक स्कूल के मद्देनजर आपके यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किसने खोजी? सबसे पहले दयाराम साहनी ने। एक क्वेश्चन ये बनता है और दूसरा बनता है कब खोजी? 1921 में खोजी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा अब कहां पर है? तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। 1921 में जब यह खोजी गई थी उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अब हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का है वो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। एक दूसरा सिटी भी है जो पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय का ही, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, मैं बताऊंगा 1 to 1 की हिंदुस्तान में कहां कहां इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबूत मिले और वहां पे ऐसा क्या नया मिला जो हमको हैरान कर देता है। लेकिन उससे पहले आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो वेल प्लान्ड विद ए ग्रिड सिस्टम थी। इसका क्या मतलब होता है कि हमने घर बनाने नहीं शुरू किए, हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर बनाए थे। हम सिर्फ जंगलों से बाहर निकल के, होमो सैपियंस सिर्फ जंगलों से बाहर निकलकर ऐसे ही कहीं रहने नहीं लग गए थे। हमने पूरी एक सिटी बसाई और इस सिटी में भी हमने वेल प्लान्ड सिटी बसाई। जब आजकल हम सुनते हैं कि एक वेल प्लान्ड सिटी बसाई जा रही है तो हमें बड़ा अचरज होता है। जैसा कि इंडिया के अंदर चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो वेल प्लान्ड सिटी कही जाती है। इसी तरीके से होमो सैपियंस ने ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले अपने लिए वेल प्लान्ड सिटी बसाई थी। और एक मैं बहुत ही मजेदार आपको बात बताता हूं कि जब ये वेल प्लान सिटी बसाई गई तो उसमें रोड्स भी थी। ऐसा नहीं है कि रोड्स नहीं थी, और रोड्स भी ऐसी थी जो मॉडर्न टाइम में आज उसी पैटर्न पर बनाई जाती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रोड आती थी वो जब कनेक्ट होती थी तो 90 डिग्री के एंगल पर ही कनेक्ट होती थी, और यही सिस्टम मॉडर्न टाइम में भी फॉलो किया जाता है कि जब दो सड़क आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनके एंगल को कुछ भी नहीं रखा जाता है। अगर उसके एंगल को कुछ भी रख दिया जाएगा तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही होमो सैपियंस ने यह बात हमको बता दी थी कि जब दो रोड कनेक्ट हों तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इतना वेल प्लान्ड सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बसाए गए थे,
और ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले ही हिंदुस्तान ने, इंडिया ने यह बता दिया था कि इंडिया किस तरीके से इस पूरी दुनिया को एक पावर देने वाला है, किस तरीके से इस दुनिया को लीड करने वाला है। क्योंकि इससे पहले कोई सबूत किसी सिविलाइजेशन के नहीं मिलते हैं कि उन्होंने अपने लिए मकान बनाए हों, घर बनाए हों। जो सेकंड सिविलाइजेशन है वो चाइनीज सिविलाइजेशन है। इंडिया के बाद अगर किसी ने अपने लिए घर बनाए तो वो चाइनीज है। और यही कारण है कि इंडिया और चाइना में ही इस पूरे वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन रहता है, क्योंकि हम घर इतने पहले से बनाते आ रहे हैं। उसके बाद दुनिया ने सीखा। इंडिया में क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई थी जो अपने घर बनाती थी, और वो ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए चाइना तक भी जाते थे, क्योंकि चाइना हमसे सबसे लगा हुआ देश, इसलिए यहां की जो सभ्यता थी वो भी धीरे धीरे चाइना पहुंची। और चाइना में हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर घर बनने शुरू हुए थे। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। सैनिक स्कूल और आरएमएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में से बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि 2 या 3 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वेल प्लान्ड ही किया था, हमने बनाने के तरीके पे, सिटी को बनाने के तरीके पे, घर को बनाने के तरीके पे भी बहुत अच्छे से खोज करके बनाई गई थी। होमो सैपियंस ने उस टाइम पे जो मकान बनाए वो सिर्फ कच्ची मिट्टी के नहीं बनाए थे, बकायदा मिट्टी की पहले ईंट बनाई गई और इस मिट्टी की ईंट को आग से पकाया गया, पक्की ईंटें बनाई गई। बेक्ड ब्रिक्स, जो घर बने, कब बने? हिंदुस्तान ने कब घर बनाने शुरू किए? जी हां, ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले, 2500 बीसी। और उस समय पे भी जो हम घर बना रहे थे, कैसे बना रहे थे? पक्की ईंटों के घर बना रहे थे। ये सभ्यता, ये टेक्नोलॉजी हमने उस जमाने पे खोज ली थी। तो आप कह सकते हैं कि हमें हिंदुस्तानी और इंडियंस होने पे गर्व होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं पक्की ईंटों के मकान की। दूसरा, पक्की ईंटों के मकान के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी होमो सैपियंस ने उस टाइम पे खोज लिया था, बना लिया था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है उसके अंदर आपको ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ड्रेनेज सिस्टम। सीवेज के भी अवशेष मिलते हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टडी होती है तो उसके अंदर हम बकायदा पाते हैं कि पानी की नालियां वहां पर बनाई गई थी, सीवेज वहां पर बनाए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम का बेहतरीन उदाहरण अगर हमें किसी ने सिखाया कि आप अपने घरों में ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, होमो सैपियंस ने, इंडियंस ने सिखाया। और वो भी कब सिखाया? 2500 साल पहले ईसा मसीह के जन्म होने से। आपको ये टाइम मैं इसलिए बताता हूं कि आपको ध्यान रहे, और बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि जब मैं 2500 साल पहले ईसा मसीह के जन्म होने से अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि इस क्लास को करने वाला हर एक बच्चा ये जानता होगा, और वो इस क्वेश्चंस में पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान में ही जिस तरीके से मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसी तरीके से पाकिस्तान में ही एक दूसरी सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जहां पे सबूत मिले वो थी मोहनजोदारो। और यहां पे ग्रेट बाथ के हमें अवशेष मिलते हैं। ग्रेट बाथ मतलब
कि हमने अपने लिए इतना, होमोसैपियंस ने अपने लिए नहाने का पर्याप्त वो सारे साधन जुटाए थे जिसके अंदर जाके नहाया जा सकता था। और सबसे बड़ा नहाने का अगर कहीं सिस्टम मिलता है तो वो मिलता है मोहनजोदारो में, जिसको नाम दिया गया ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। और ये ग्रेट बाथ जो है रिलीजियस रिचुअल्स के लिए भी यूज होता था। कुछ ऐसी मान्यताएं थी जो रिलीजन से जोड़ी गई कि इस तालाब में नहाने से आपको शायद जो है इस देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं या ये फायदा हो सकता, ऐसे सबूत मिलते हैं जिसको जोड़ा गया है ग्रेट बाथ में रिलीजियस रिचुअल्स के सबूत हमें मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें ये जो सिविलाइजेशन है वो कहां कहां और कब कब मिली, कहां कहां और कब कब मिली, ये हम पढ़ेंगे, और किसके द्वारा खोजी गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैं बता चुका हूं, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान में मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब खोजी गई। तो ये 1921 में खोजी गई, और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। 1921 में ये डिस्कवरी हुई कि यहां जमीन के नीचे एक सिटी, पूरा सिटी है जिसके अंदर पक्की ईंटों से घर बनाए गए हैं, जिसके अंदर ग्रेट बाथ है, जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम है। ये सारे सबूत कब हमें मिले? 1921 में मिले। और ये किसने बताए हमें? दयाराम साहनी ने बताए। उसी तरीके से 1922 में जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, मोहनजोदारो में भी हमें ये अवशेष मिले कि ये अवशेष इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही अवशेष हैं। और ये किसने खोजे? R.D. बनर्जी ने खोजे। इसके अलावा आपको किसने खोजे याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये पूछा जाता है कि ये किसने खोजी, और मोहनजोदारो के बारे में पूछा जाता है कि ये किसने खोजी। लेकिन इस स्लाइड में मैंने सभी की जानकारी दी है कि किसने कौन कौन सी जगह की डिस्कवरी की, और ये डिस्कवरी कहां कहां पर हैं। लोथल गुजरात की मैं बात करूंगा। इंडिया के अंदर लोथल गुजरात इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिलते हैं, जो कि फेमस है कि लोथल गुजरात, जिस तरीके से हमारे मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ मिलता है नहाने के, वो उस तरह का तालाब कह दीजिए जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया, उसी तरीके से लोथल गुजरात के अंदर डॉक यार्ड मिलता है। क्योंकि हमने क्या शुरू कर दिया था? ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। हम इराक के साथ ट्रेडिंग करते थे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि लोथल गुजरात में किस लिए फेमस है? लोथल गुजरात अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस है। आपको भी याद रखना है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि लोथल गुजरात इंडस वैली सिविलाइजेशन के जहां सबूत मिलते हैं, वो सिटी जो जमीन के अंदर थी, जब उसको खोजा गया तो वहां पर वो किसके लिए फेमस है? तो वो अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस है। कालीबगान जो राजस्थान में है, कालीबगान कहां पर है? राजस्थान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबूत यहां मिलते हैं। और कालीबगान में जब हम इस सिटी को खोजते हैं, इस जगह को खोजते हैं, तो हमें यह पता चलता है राजस्थान जैसी जगह पर इरिगेशन सिस्टम के होमोसेपियंस ने 2500 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से भी इरिगेशन सिस्टम के पर्याप्त साधन अपने लिए जुटाए थे। कि किस तरीके से इरिगेशन सिस्टम डेवलप होना है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हिंदुस्तानियों ने, इंडियंस ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि आपको इरिगेशन सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए कालीबगान अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए फेमस है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में ये दूसरी जगह है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं। धोलावीरा अपने वाटर
मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। जब हमने इसको खोजा, धोलावीरा गुजरात को खोजा, तो वहां पर हमें यह पर्याप्त सबूत मिले कि वाटर, जब बारिश होगी तो उसको हमें कहां पर रखना है, फिर उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इरिगेशन में करना है तो किस तरीके से करना है, पीने के लिए करना है तो किस तरीके से करना है, नहाने के लिए करना है तो किस तरीके से करना है। यह सारा इंतजाम आज से नहीं, ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले ही होमो सैपियंस ने, जो इंडियंस थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि वाटर मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसी तरीके से हमने भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पूर्वज होमो सैपियंस जो थे वो ये सब कर सकते हैं, तो हमें भी उसी तरीके से इस परंपरा को आगे बढ़ाना है कि हम इस पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकें। अब हम बात करेंगे राखीगढ़ी हरियाणा की। राखीगढ़ी हरियाणा जो है वो एक ऐसी साइट है, जितनी भी साइट अभी तक मिली हैं, चाहे वो मोहनजोदारो है, चाहे वो हड़प्पा है या लोथल गुजरात है, जितनी भी साइट्स हैं, इतनी बड़ी सिटी, इतने बड़े पैमाने की सिटी कहीं नहीं मिलती है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर सबसे बड़ी सिटी, जिस तरीके से हम बड़े बड़े शहरों का जिक्र करते हैं कि मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कोई न्यूयॉर्क का नाम लेता है, कोई दिल्ली का नाम लेता है, तो सबसे बड़ा शहर, और आप ये कमेंट करके बताएंगे मुझे कि अब मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर सबसे बड़ा शहर कोई था तो वो हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा शहर अगर कहीं बना तो कहां पे बना, हरियाणा में बना। और इसके पर्याप्त सबूत हमें किसने बताए, सूरज बहान ने बताए कि इतनी बड़ी सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई नहीं है जितनी बड़ी सिटी हरियाणा की इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखीगढ़ी सिटी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, बोफोर्स एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आप हमारे नंबर जो नीचे स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा है 9958226152 पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। यह गारंटी हमारी है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हम देंगे। सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, बोफोर्स एकेडमी की होगी। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, हम व्हील बना चुके थे स्टोन एज में ही, इसी तरीके से यहां इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 2500 से 1700 बीसी तक का टाइम पीरियड है, उसमें हमने क्या क्या नई चीजें खोजी। तो हमने क्या खोजा, हम फार्मिंग तो करने लगे थे, लेकिन फार्मिंग में भी क्रॉप्स का अभी आना बाकी था। जैसे मॉडर्न टाइम में अब हम रोज एक नई किस्म की एक क्रॉप बना देते हैं जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम नई नई क्रॉप्स की खोज कर रहे थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो हमने फर्स्ट प्रोड्यूस किया वो क्या था, कॉटन था। कॉटन इज द फर्स्ट क्रॉप, कॉटन इज द फर्स्ट क्रॉप टू प्रोड्यूस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हमने अगर कुछ प्रोड्यूस किया तो वो क्या किया, कॉटन किया। हड़प्पन और इसके अलावा
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हड़प्पन आयरन के बारे में नहीं जानते थे, गोल्ड के बारे में नहीं जानते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि हमने घोड़ों का भी इस्तेमाल किया था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएमएस में भी और सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी कि हड़प्पन्स या इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से मेटल के बारे में नहीं जानती थी। और इससे पहले हमने अपनी यूट्यूब क्लास में बताया था कि स्टोन एज में पहला वो मेटल कौन सा था जो खोजा गया था। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं की है तो आप जाके एक बार उस क्लास को भी जरूर देखिए और इस क्लास के नीचे कमेंट कीजिए अगर आपने हमारी क्लास की हुई है कि फर्स्ट मेटल जो स्टोन एज में खोजा गया था और हड़प्पन्स या इंडस वैली सिविलाइजेशन किस मेटल के बारे में अवेयर नहीं थी, वो है आयरन एंड गोल्ड। आयरन और गोल्ड दो ऐसे मेटल हैं जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है, मटेरियल हैं जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत कॉमन है तो बहुत पहले खोज लिए गए होंगे, लेकिन इससे पहले भी हम खोज चुके थे। क्या खोज चुके थे वही आपने कमेंट करना है। अगर आपने हमारी यूट्यूब क्लास पहली वाली देखी होती तो अब तक आप कमेंट कर चुके होंगे। अब हम बात करेंगे ट्रेड सिस्टम की। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ जंगलों से बाहर आए और अपने लिए खेती करके जो हमारे पास है सिर्फ उसमें गुजारा कर रहे हैं। हमने ट्रेडिंग शुरू की और ये ट्रेडिंग होमो सैपियंस सिर्फ आसपास नहीं कर रहे थे, दूर दूर तक कर रहे थे। और जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग के हमें सबूत मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती थी वो किसके साथ होती थी? इराक के साथ होती थी, जिसका पहले नाम था मेसोपोटामिया। क्या नाम था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो इराक का ही नाम था। बार्टर सिस्टम के तहत हम क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। और बार्टर सिस्टम क्या होता है यह इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है, जैसा कि मैं बता रहा था कि हम सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते कि अगर हमारे पास यही क्रॉप है तो हमें इसमें ही काम चलाना है। अगर मैं गेहूं उगाता हूं और दूसरी जगह कहीं पर मक्का उगाई जा रही थी तो हमने ट्रेडिंग की कि आप हमारा गेहूं ले लो और हमें अपनी मक्का दे दो। कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु ले लेना ही बार्टर सिस्टम है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु ले लेना ही बार्टर सिस्टम है, क्योंकि अब मॉडर्न टाइम में पैसा आ गया, हम पैसे देते सामान लेते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई पैसा नहीं था, तो हम ट्रेडिंग कैसे करते? इसका एक साधारण सा एक सॉल्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में निकाला गया कि अपना एक सामान दो और दूसरे का एक सामान ले लो। यही बार्टर सिस्टम है। अगर मैं बात करूं, जब हम छोटे थे तो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल हम भी करते थे। हमें अगर आइसक्रीम खरीदनी होती थी तो आइसक्रीम के बदले हम गेहूं देते थे, पैसे नहीं देते थे, क्योंकि गांव से हम बिलोंग करते और गांव में गेहूं की पर्याप्त मात्रा में फसल होती, पैसे नहीं होते थे। तो गांव के अंदर महिलाएं भी सब्जी खरीदने में, सामान खरीदने में, बच्चों के लिए आइसक्रीम दिलाने में गेहूं देती थी और सामान लेती थी। यह बार्टर सिस्टम मॉडर्न टाइम तक चलता आ रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और कब इंट्रोड्यूस किया? ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले। यह बार्टर सिस्टम हम
इंट्रोड्यूस कर चुके थे। अब बात करते हैं कि अगर कोई सिविलाइजेशन बसती है तो उसका कोई देवता होता है जिसको वो पूजते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं। तो जो सबूत मिले हैं, जो कुछ मूर्तियां मिली हैं, वो इस ओर इशारा करती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो चीफ डाइटी थे वो पशुपति महादेव थे। वो क्या कौन थे? पशुपति महादेव थे। ऐसी कुछ हमें मूर्तियां मिलती हैं जो पशुपति महादेव की ओर इशारा करती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीफ डाइटी थे वो पशुपति महादेव थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक कुछ स्क्रिप्ट्स भी मिलती हैं, जो ये सिटीज मिलती हैं जो जमीन के अंदर रहती हैं। जब इनको खोजा गया तो उन पर कुछ लिखा हुआ भी मिला है, लेकिन ये अलग बड़ी ही, अभी हम कह सकते हैं अफसोस की बात ही कहूंगा मैं तो, कि इतनी पुरानी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। मूर्तियों से हमने ये अंदाजा लगाया है कि उनके पूजनीय अगर कोई रहे हैं तो पशुपति महादेव रहे हैं, लेकिन उन मूर्तियों पे क्या लिखा हुआ है, ईंटों पर क्या लिखा हुआ है, जो सिटीज मिले हैं उन पर क्या लिखा हुआ है, वो अभी भी इस मॉडर्न टाइम में भी हम नहीं खोज पाए हैं। तो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसका पढ़ना बाकी है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको भी हम पढ़ लें। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई, इसके 3-4 मुख्य कारण हैं जिनके बारे में हम सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सैनिक स्कूल और आरएमएस से रिगार्डिंग ये नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमें भी आश्चर्यचकित कर दें कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया। इसलिए हम अपने बच्चों की तैयारी बिल्कुल उस लेवल पे कराते हैं कि जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से कुछ भी पूछ लिया जाए आप जवाब देंगे। तो हड़प्पन्स की, या मैं कहूं इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गया, तो उसमें एक क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, हड़प्पन्स जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो सारी नदी के किनारे बसती थी। जितने गांव उन्होंने बसाए वो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बसाए, कि आपको, और समुद्र में भी जो नदियां आ रही हैं उन्हीं नदियों के किनारे, ताकि पानी पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ कि ये जो नदियां थी ये अपना रास्ता बदल गईं। अभी नदी यहां बहती थी और कुछ समय बाद नदी ने अपना रास्ता बदला, और क्योंकि हमने अपनी सिविलाइजेशन यहां बना रखी थी, अपने मकान, अपने घर, अपनी शहर, अपनी कॉलोनी नदी के किनारे बसा रखी थी, और जब नदी ने अपना रास्ता बदला तो हमें भी ये घर, होमो सैपियंस को ये कॉलोनी, ये शहर छोड़ देने पड़े, चला जाना पड़ा, और एक नई सभ्यता और एक नए घर और एक नई दिशा की ओर होमो सैपियंस बढ़ गए। दूसरा नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, क्योंकि मैंने बताया नदी के किनारे रहे तो एक तो नदी रास्ता बदल सकती है, दूसरा नदी में बाढ़ भी आ सकती है, और उस नदी की बाढ़ में इतना नुकसान हो गया कि होमो सैपियंस को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, उन्हें ये अपनी कॉलोनियां और ये सब छोड़ के जाने पड़े और एक नई सभ्यता की ओर, नए मकानों की ओर बढ़ना पड़ा। एक तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए और जिसके बारे में डिस्प्यूटेड थ्योरी कहा जाता है, जिसको कि आर्यंस जब हिंदुस्तान आए, या यूं कहूं कि जब आर्यंस ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो इस सभ्यता को छोड़ना पड़ा, या यूं कहो कि सभ्यता का डिक्लाइन वहां से हुआ कि आर्यंस ने इन पर अटैक कर दिया। हालांकि ये डिस्प्यूटेड थ्योरी है, कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इस थ्योरी को आप माने या ना माने, लेकिन ध्यान जरूर रखें क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं।
डिक्लाइन इन ट्रेड एंड इकोनॉमी, डिक्लाइन इन ट्रेड एंड इकोनॉमी क्यों? जब हम ट्रेड कर रहे थे तो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ कमियां आई और ट्रेड के हिसाब से हमने उस जगह को छोड़ दिया या कहीं दूसरी जगह नई सभ्यता बना के हम दूसरी जगह बस गए, क्योंकि जहां हम बसे हुए थे वहां से अब उस स्तर पर ट्रेडिंग करना मुनासिब नहीं हो पा रहा था। जिस तरीके से आज भी पलायन हो जाता है कि हम कारोबार के लिए अपनी जहां हम जन्म लेते हैं उस जगह को छोड़कर जहां ज्यादा पैसा कमाया जा सके वहां पहुंच जाते हैं, इसी को कहते हैं कि पलायन हो गया। या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। और अब हम बात करेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है या वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है, जिसके अंदर टाउन प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम था और ट्रेडिंग, ये तीनों चीज होती थी। ट्रेडिंग किसके साथ होती थी इसको आप अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी मिस्टीरियस है, बनी हुई है, जिसको नहीं पढ़ा गया है ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि बोफोर्स एकेडमी का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, जिसमें 50% डिस्काउंट के बाद अब इसको केवल 10,000 रुपीज में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देर न कीजिए, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर 9958226152 पर व्हाट्सएप मैसेज करके करा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बैच होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।